students, I hope you are very well. Today we are continuing chapter 3. कल हमने चैप्टर 3 में समझा था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, हमने 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े थे कल, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड एक्चुअल कंसेप्ट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से या क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज बिजनेस यूनिटी प्रिंसिपल। बिजनेस यूनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि देखो, बिजनेस यूनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आप हो, ठीक है, और जो आपका बिजनेस है, दोनों क्या होते हैं, सेपरेट सेपरेट होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस इज ट्रीटेड एज, बिजनेस को ट्रीट किया जाता है एज अ सेपरेट यूनिट, सेपरेट यूनिट माना जाता है एंड डिस्टेंट फ्रॉम इट्स ओनर, और वो अपने ओनर से अलग मानी जाती है, क्रेडिटर से, मैनेजर से एंड अदर लोगों से। यानी कि जो बिजनेस होता है वो एक सेपरेट यूनिट ही होती है, किससे, अपने ओनर से, क्रेडिटर से, मैनेजर से। इन अदर वर्ड, द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड, जो ओनर होगा बिजनेस को हमेशा क्या कंसिडर किया जाएगा कि वो डिस्टेंट, अलग या सेपरेट, दोनों एक ही बात है, अलग होते हैं अपने बिजनेस से जो वो करते हैं। वी हैव टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाते हैं वो हम फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोप्राइटर, ना कि प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे समझना कि जैसे आपका स्कूल है, ठीक है, आपके स्कूल में क्या होता है, जब आप फीस डिपॉजिट करते हो, चेक डिपॉजिट करते हो, ठीक है, तो आप किसके नाम से करते हो, ओनर के नाम से करते हो या स्कूल के नेम से करते हो। जो आप चेक का डिपॉजिट करते हो वो हमेशा किसके नाम से करते हो, आप स्कूल के नाम से करते हो। तो इसलिए वो क्या, स्कूल बिजनेस है, क्या आप ओनर के नाम को यूज़ करते हो, नहीं, किसके नाम को यूज़ करते हो, स्कूल के नाम से। स्कूल क्या है, बिजनेस। तो इसलिए जो भी हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं वो हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे देखो, जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस को उसके नाम से ही जाना जाता है या उसके ओनर के नाम से। जो भी लोग बोलते हैं रिलायंस का नाम लेते हैं, ओनर का नाम तो लेते ही नहीं। तो यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स की बुक में वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो, जो कैपिटल ओनर बिजनेस में लगाता है वो हम क्या, फर्म के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है, बिकॉज ये एज्यूम किया जाता है फर्म ने बोरो किए हैं फंड्स किससे, ऑन प्रोप्राइटर से, यानी कि अपने ओनर से। देखो, ये बिजनेस है, ये आप हो यानी कि ओनर, आपने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, तो जो इन्वेस्ट आप करते हो उसे हम क्या मानते हैं, कैपिटल। यानी कि जो पैसा आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाते हो, ठीक है, जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में वो क्या होती है, कैपिटल। तो ये कैपिटल बिजनेस के लिए क्या बन गई, लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि ये पैसा किसका है, ओनर का, ना कि बिजनेस का। तो बिजनेस इस पैसे पे क्या देगा आपको, इंटरेस्ट देगा, तो इंटरेस्ट इसके लिए क्या बन गई, एक्सपेंस, ठीक है। तो बस हमेशा इस कंसेप्ट का मेन मोटिव क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जो ओनर होता है और बिजनेस होता है दोनों ही सेपरेट होते हैं, ठीक है। और जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज़ और बच्चे ध्यान से समझना, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारी अकाउंट्स है वो क्या कहती है कि जो आप हो और जो आपका बिजनेस है दोनों क्या है, सेपरेट यूनिट है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, नहीं, आप दोनों एक हो। आपने जैसे देखा होगा विजय माल्या के केस में, ठीक है, नीरव मोदी के केस में क्या था कि अभी जो रिसेंटली हुआ येस बैंक के केस में, ठीक है। तो जब लीगल ने क्या किया, इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी ओनर की वो भी सील कर दी, ठीक है, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी ज़्यादा हो गई थी। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ने क्या किया, नहीं, आप दोनों एक हो, अगर आप अपनी लायबिलिटीज़ पे नहीं करता, अगर बिजनेस अपनी लायबिलिटी पे नहीं करता तो वो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी जब्त कर सकता है, ठीक है। तो हमेशा जो एंट्री की जाती है वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि according to this principle only those transactions and events are recorded in accounting which are capable of being expressed in terms of money.
मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट आप रिकॉर्ड करोगे वो मनी में एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए, यानी कि ओनली वही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स आप रिकॉर्ड करोगे जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो। देखो कुछ ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसी भी होती हैं, मतलब जो आप जैसे कुछ इवेंट्स, ठीक है, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप मनी में मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन वो बिजनेस पे क्या डालती हैं, अफेक्ट डालते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, लड़ाई हो गई मैनेजर्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ ने या वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, तो क्या होगा, इस पे बिजनेस पे तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आप उसको मनी में मेज़र नहीं कर सकते। तो इस टाइप की इवेंट्स आप अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे, ओनली वही इवेंट्स या ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे जिससे आप मनी में मेज़र कर सकते हो। जैसे कि 50,000 कैश है तो मनी में मेज़र हो रहा है ना, कैश 50,000 है। मशीन परचेज की आपने 2 लाख की, तो इसको आप मनी में मेज़र कर सकते हो कि ये 2 लाख की है, तो इसे आप अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो। क्लियर। देखो अब अगर मैं ये कह दूँ कि आपने 5 चेयर्स खरीदी हैं, 5 ट्रक्स खरीदे हैं, ठीक है, 5 फर्नीचर सेट खरीदे हैं आपने, तो क्या आपने 5 ये खरीदे, क्या आप इसको मनी में मेजर कर सकते हो? नहीं, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एक चेयर कितने की है, ठीक है, तब तक आप इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली दोज ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो।